एंटीरियर पिट्यूटरी तो खत्म हो चुका है, अब आपको पता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करते हैं। कौन कौन से हार्मोन? एक तो है ऑक्सीटोसिन और एडीएच। एडीएच को क्या कहते हैं? वैसोप्रेसिन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। अब आपको ये बात एकदम अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि जो ऑक्सीटोसिन है, ठीक है, जो ऑक्सीटोसिन है वो कहाँ से रिलीज होता है? सॉरी, वो प्रोड्यूस तो हाइपोथैलेमस से होता है, लेकिन रिलीज कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस हार्मोन कि जो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन है ये दोनों हाइपोथैलेमस के सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में सिंथेसाइज होते हैं, वहाँ से फिर न्यूरॉन के एक्सॉन की हेल्प से आके हेयरिंग बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। ये बात हमने आपको बताई हुई है। तो अब हम सबसे पहले इन दोनों का रोल देखेंगे, ऑक्सीटोसिन का रोल क्या है और एडीएच का रोल क्या है। सबसे पहले हम देख लें ऑक्सीटोसिन के बारे में। ऑक्सीटोसिन, इसका केमिकल फॉर्म को हम लोग पिटोसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिटोसिन। तो कभी पिटोसिन आया तो कंफ्यूज नहीं होएगा, ऑक्सीटोसिन के केमिकल फॉर्म को ही पिटोसिन कहते हैं। अब ये ऑक्सीटोसिन है क्या? तो सबसे पहले तो हमने आपको पढ़ाया था, ये आपका एक नैनो पेप्टाइड है ना? नैनो पेप्टाइड है, मतलब शॉर्ट पेप्टाइड में आएगा। इसका अगर हम केमिकल फॉर्म पूछें तो ये किस में आता है? शॉर्ट पेप्टाइड में आएगा। 10 पेप्टाइड से कम, 9 अमीनो एसिड का बना होता है। अच्छा, इसको हम और क्या कहते हैं? इसको हम लोग देखिए क्या क्या नाम देते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। इसी को हम लोग मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। क्यों? क्योंकि हमने कहा था मिल्क प्रोडक्शन तो प्रोलैक्टिन करवाता है, क्योंकि जो अगर मैंने ब्रेस्ट बना दिया यहाँ पे तो ये जो एल्वियोलाई थी, ठीक है, हमने कहा था एल्वियोलाई में मिल्क स्टोर होता है, प्रोड्यूस हो जाता है। कौन प्रोड्यूस करवाता है? तो मिल्क को प्रोड्यूस करवाता है। ध्यान से देखिएगा, मिल्क को प्रोड्यूस कौन करवाता है? तो ये बात हमें पता है कि मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है प्रोलैक्टिन, लेकिन मिल्क स्टोर हो जाता है प्रोड्यूस होने के बाद, वो इजेक्ट होता है ऑक्सीटोसिन जब उसका कॉन्ट्रैक्शन, इस एल्वियोलाई का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ना, तो मिल्क इजेक्ट हो पाता है। इसलिए मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है ये मिल्क का सिक्रीशन करवाता है या रिलीज करवाता है। ठीक है, मिल्क का इजेक्शन करवाता है, इसीलिए इसको मिल्क लेट डाउन फैक्टर भी कहते हैं। मिल्क लेट डाउन फैक्टर कहते हैं। और दूसरी चीज इसको हम और क्या कहते हैं? इसको हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्थ हार्मोन। इसको बर्थ हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ड्यूरिंग लेबर पेन जब पार्चुरेशन होने वाला होता है तो उस वक्त ये यूटेरस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, जिससे इजी जो है ना बर्थ हो सके, इसलिए इसको हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। इसको हम और लव एंड अफेक्शन हार्मोन कहते हैं। लव एंड अफेक्शन हार्मोन कहते हैं। लव एंड अफेक्शन हार्मोन क्यों कहते हैं? चलते हैं देखते हैं इसको। देखिए, किसी भी पर्सन के बीच में, जैसे मेरे और मेरे बेटे के बीच में जो बॉन्डिंग है, दैट इज ड्यू टू द ऑक्सीटोसिन, है ना? ऑक्सीटोसिन का मतलब क्या है कि ऑक्सीटोसिन एक लव एंड अफेक्शन हार्मोन इसीलिए कहा जाता है कि जो हस्बैंड वाइफ के बीच बॉन्डिंग है, या फिर लव एंड या बेटे और मदर के बीच में जो बॉन्डिंग है, या फिर बेटे और पापा के बीच में जो बॉन्डिंग है, वो भी ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि ऑक्सीटोसिन मेल में प्रोड्यूस नहीं होता। ऑक्सीटोसिन मेल में भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लेकिन कम प्रोड्यूस होता है। फीमेल के कंपैरिजन में मेल में ऑक्सीटोसिन कम प्रोड्यूस होता है। तो एक्चुअली में जो हमारा ऑक्सीटोसिन है उसको हम लोग अफेक्शन हार्मोन कहते हैं। लव हार्मोन क्यों कहते हैं ये भी हम देख लें। तो जैसे देखिए, हमारे और किसी के बीच जब भी हम किसी को हग करते हैं तो ऑक्सीटोसिन का एकदम सर्ज, मतलब तेजी से रिलीज होता है। इसलिए कहते हैं ना, हग करने के बाद एक अच्छी फीलिंग आती है। तो अफेक्शन सा मतलब किसी से भी हम कह दें कि जो बॉन्डिंग है, ठीक है, वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होती है। और अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लव एंड अफेक्शन मतलब लव हार्मोन ये कैसे है, तो इसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा।
तो अब देखिए ध्यान से इसको समझिएगा। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि लव कितने तरीके का होता है? मुझे पता है कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा। अब आप अपने हिसाब से बहुत तरीके के लव बता सकते हैं। मैं तो आपके सामने नहीं हूँ कि मैं पूछ सकूँ आप लोगों से, लेकिन एक्चुअल में बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो लव दो तरीके का होता है, ठीक है? तो देखिए, एक है पैशनेट लव और दूसरा क्या होता है? अफेक्शनेट लव। ठीक, पैशनेट लव एंड अफेक्शनेट लव। देखिए, मैं यहाँ पे कोई लव गुरु नहीं हूँ इस वक्त, ठीक है? जो आपके सिलेबस में है वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो पैशनेट लव और अफेक्शनेट लव, इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पैशनेट लव का मतलब होता है इनिशियल लव, ठीक है? इनिशियल, जो स्टार्टिंग में किसी भी कपल के बीच में जो स्टार्टिंग वाला जो लव होता है उसको हम पैशनेट लव कहते हैं। और स्टार्टिंग में ये पैशनेट लव क्या है, आपके जो सोचने समझने वाली जो क्षमता होती है ना, उसको एकदम डिस्टर्ब कर देता है। डिस्टर्ब कर देता मतलब आपको क्या होता है कि बिना सोचे समझे वाला जो आप उसको एक कह सकते हैं कि उसके बारे में उसकी जो बुराइयां हैं वो भी आपको अच्छी लग रही हैं, है ना? बहुत सारी मूवी जैसे थ्री इडियट में एक डायलॉग है ना कि आसमान में कुछ जो चांद है वो कुछ ज़्यादा बड़ा दिखने लगा या हवाएं चलने लगी, वो पैशनेट लव है, ठीक? और पैशनेट लव के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? पैशनेट लव के लिए ऑक्सीटोसिन नहीं रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए कुछ अलग से हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो देखते हैं इसके लिए। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, डोपामीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। बिल्कुल, सेरोटोनिन, डोपामिन एंड नॉर एपिनेफ्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। पैशनेट लव, इनिशियल लव, ठीक? तो क्या ये पैशनेट लव हमेशा रहना चाहिए? क्या ये पैशनेट लव हमेशा कंटिन्यू रह सकता है? कभी भी नहीं रह सकता। ये पैशनेट लव कभी भी कंटिन्यू नहीं रह सकता, क्योंकि नेचर इसको अफेक्शनेट लव में चेंज कर देती है। अब पैशनेट लव क्यों नहीं हमेशा रहना चाहिए? क्योंकि अगर ये पैशनेट लव हमेशा रहेगा तो हमारे जो इसेंशियल फंक्शंस होते हैं लाइफ के वो रुक जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति केवल दो पर्सन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। और जब तक पैशनेट लव है, पता चला घर में केवल फ्लावर्स आ रहे हैं, चॉकलेट आ रहा है ना? तो लेकिन घर में दाल चावल सब्जी तेल ये भी तो चाहिए ना। इसलिए नेचर ने इस पैशनेट लव को किस में चेंज कर दिया है? अफेक्शनेट लव में। और ये अफेक्शनेट लव किसकी वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। एम आई क्लियर? ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो एकदम एक्चुअल फैक्ट है वो मैं बता रही हूँ। तो पैशनेट लव कभी भी हमेशा नहीं रहता। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि पति पत्नी के बीच प्यार खत्म हो गया या फिर एक दूसरे के बीच कोई लगाव नहीं रहा। लगाव है, लेकिन अब वो बॉन्डिंग में चेंज हो जाता है, ठीक है? अब वो किस में चेंज हो जाता है? बॉन्डिंग। और इसीलिए ऑक्सीटोसिन को हम लोग बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो लव एंड अफेक्शन हार्मोन, इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो एक्चुअल में जो बॉन्डिंग है किसी के भी बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो या फिर मदर और बच्चे के बीच में हो, ठीक है ना, वो किसकी वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन के बीच की वजह से होता है। एक्चुअली ऑक्सीटोसिन का कंसंट्रेशन मदर में ज़्यादा होता है और फादर में कम होता है। एक मिनट, यहाँ तक सब बात तो समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। इसलिए होता है ना कि बहुत टाइम ऐसा करता होगा कि इसमें से बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे या फिर बहुत सारे ऐसे गर्ल्स भी होंगी जिनके बच्चे होंगे, तो बच्चे कभी बदमाशी कर रहे हैं या कुछ भी, तो उसको मारने का मन करता है और कहते उठा के फेंक देंगे, है ना?
लेकिन कभी उठा के फेंक तो पाते नहीं है, बीच में ऑक्सीटोसिन पकड़ लेता है, भाई नहीं फेंकने देंगे, है ना। तो ऑक्सीटोसिन क्या है, ये एक बॉन्डिंग हार्मोन है, ठीक। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये इस तरीके से आप इसको समझ लीजिएगा। तो हमने ऑक्सीटोसिन को क्या क्या कहा, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है, मिल्क लेट डाउन फैक्टर है, बर्थ हार्मोन है, लव एंड अफेक्शन हार्मोन है। और हमने आपको बताया कि जो पैशनेट लव है वो किसकी वजह से होता है, सेरोटोनिन, डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। अच्छा मैं एक और फैक्ट बता दूं, सम पीपल, चाहे वो लेडी हो या फिर हम कह सकते हैं जेंट्स हो, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, कोई भी हो, दे आर एडिक्टेड टू दैट इनिशियल फीलिंग, है ना। उनको वो पैशनेट लव की आदत हो जाती है, इसलिए दे फॉल इन लव अगेन एंड अगेन। तो उनको क्या होता है, वो एक एडिक्शन होता है, उनको जिंदगी भर प्यार होता रहता है ना। तो कुछ पर्सन में ये वाला जो प्रोसेस है ये एक टाइम के बाद रिसाइकल होता रहता है। तो फिर वही चीज़ है कि भाई इन्होंने हमको छोड़ दिया, है ना, और उन्होंने दूसरी शादी कर ली, उन्होंने दूसरी शादी कर ली, ऐसा सुनने को आता है ना। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस, ओके। दिस इज द सीरोटोनिन, डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। चलिए तो ये चीज़ें हम आगे मूव करें, समझ में आ गया होगा आप लोगों को ऑक्सीटोसिन के बारे में। इतनी बात सबको समझ में आ गई है। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क लेट डाउन फैक्टर, बर्थ हार्मोन, लव एंड अफेक्शन हार्मोन, ठीक है, बॉन्डिंग हार्मोन भी इसको कहते हैं। तो इनका फंक्शन क्या क्या है हमने बता दिया आपको। अच्छा यहीं पे लिख देते हैं, इसका फंक्शन मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ। क्या क्या है ये, बर्थ हार्मोन का मतलब क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल इन फीमेल। ऑब्वियसली मेल में तो यूटरस है नहीं, कोई एक्सेप्शन तो नहीं है ना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल इन फीमेल ड्यूरिंग पार्चुरेशन, पार्चुरेशन समझ रहे हैं, डिलीवरी के दौरान, ओके। लव एंड अफेक्शन हार्मोन, ये सारी चीजें हो गई। ये क्या करता है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मतलब इसका टारगेट कौन है, ब्रेस्ट है या मेमरी ग्लैंड है। ये एल्वियोलाई को क्या करते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई है। आगे चले, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीटोसिन। आगे आते हैं हम नेक्स्ट हार्मोन की तरफ चलते हैं, दैट इज द ADH। इसका नाम है ADH, मतलब एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, या फिर इसको कहते हैं वैसोप्रेसिन। क्या नाम देते हैं, वैसोप्रेसिन। अब देख लें, इसको हम ADH क्यों कहते हैं और इसको हम वैसोप्रेसिन क्यों कहते हैं, दोनों का कुछ ना कुछ मतलब है। एंटी डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक का मतलब ये डायूरेसिस को रोकता है। डायूरेसिस जानते हैं, डाइल्यूट यूरिन होने से रोकता है। तो ऑब्वियसली डाइल्यूट यूरिन होने से रोकने का मतलब ये है कि हमारी यूरिन में एक्सेस वाटर ना जाने पाए, इसीलिए ये क्या करता है, जो नेफ्रिक हमने पढ़ाया था ना, देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, प्लीज बी अटेंटिव। ये हम बना देते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। तो ADH के रिसेप्टर कहाँ होते हैं देख लेते हैं एक बार। ये लूप ऑफ हेनले है, ये DCT है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। अब देखते हैं इसको, ध्यान से देखिए, ये DCT है, बिल्कुल सही, ये DCT है। और DCT के ऊपर ना पाए जाते हैं ADH रिसेप्टर, ओके। कौन से रिसेप्टर, ADH के रिसेप्टर DCT पे होते हैं, और ADH रिसेप्टर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे भी होते हैं। किस पे, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे। अब ये ADH रिसेप्टर क्या करता है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, अगर मैं डिटेल में समझाना चाहूँ। ये ADH आता है और यहाँ पे बाइंड कर जाता है, यहाँ पे बाइंड करने के बाद ये यहाँ पे क्या है, हमने पढ़ाया है, बताइए, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है ना, जिसमें ब्लड है। तो इसमें जो भी एक्सेस वाटर जा रहा होता है, हमने कहा था कि यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है,
है ना। तो यूरिन में जो एक्सेस वाटर जा रहा होता है वो एडीएच इससे बाइंड करके इस वाटर को ब्लड में एब्जॉर्ब करवा लेता है। किस में एब्जॉर्ब करवा लेता है? ब्लड में। तो वाटर को एब्जॉर्ब करवा लिया ब्लड में, तो वाटर को, और यहां से भी वाटर को एब्जॉर्ब करवा लिया, कहाँ पे? वाटर को एब्जॉर्ब करवा लिया मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो यूरिन हमारी है ना, इसकी वजह से हमारी यूरिन कंसंट्रेटेड हो पाता है, इस मैकेनिज्म की वजह से हमारा यूरिन कंसंट्रेट हो पाता है, मतलब डाइल्यूट होने से बच जाता है। डाइल्यूट यूरिन का मतलब क्या है? डाइल्यूट होने का मतलब ये है कि उसमें बहुत कम वाटर, मतलब डाइल्यूट होने का मतलब ये है कि उसमें वाटर ज़्यादा हो, लेकिन अगर एडीएच डीसीटी ऑनवर्ड, इसलिए हम कहते हैं डीसीटी ऑनवर्ड। डीसीटी ऑनवर्ड का मतलब डीसीटी से लेके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तक इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और एडीएच यहाँ से वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा लेता है बॉडी में और डाइल्यूट यूरिन होने से रोकता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? एंटी डाईयूरेटिक, मतलब डाईयूरेटिक के एंटी है ये। एम आई क्लियर? तो देखिए क्या करवाता है, तो देख ले, इसको देख लेते हैं। रीअब्जॉर्ब्स, ठीक, या आप ऐसे कर सकते हैं, स्टिमुलेट reabsorption of water from DCT and collecting tubule. Okay, hence prevents diuresis. Diuresis का मतलब dilute urine, dilute urine होने से रोकता है। Am I clear? अच्छा, कुछ चीज़ें अभी मैं वैसोप्रेसिन का आपको बाद में बताऊंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर एडीएच की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से एडीएच की कमी हो गई, तो क्या होता है? डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है। क्या हो जाता है? डायबिटीज़ इंसिपिडस। एक्चुअली जब मैं डायबिटीज़ आपको पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे डायबिटीज़ दो तरीके के होते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। एडीएच की कमी से डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। इंसिपिडस का मतलब होता है इंसिपिड। इंसिपिड टर्म लिया गया है आपका टेस्टलेस, टेस्टलेस से लिया गया है इंसिपिड। टेस्टलेस का मतलब भाई जो यूरिन होगा ना वो बिल्कुल टेस्टलेस होगा। टेस्ट मतलब चख के नहीं देखेंगे उसको। टेस्टलेस का मतलब वहां पे वो इतना ज़्यादा डाइल्यूट होने लग जाएगा, वो फिर उसका कोई कंसंट्रेशन रह ही नहीं जाएगा, वो फिर बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा। तो कोई चीज़ कहते हैं ना कि अगर सब्जी बन गई पानी पानी हो गया तो आपने कहा कोई टेस्ट नहीं आ रहा, तो इसीलिए वो क्या होता है, यूरिन एकदम टेस्टलेस हो जाता है। ठीक है, यूरिन कैसा होता है? टेस्टलेस हो जाता है, मतलब एकदम डाइल्यूट यूरिन होने लग जाता है अगर एडीएच की कमी हो जाए तो। इसी को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। आई विल डिस्कस इट लेटर। ओके, तो इसको छोड़ दे, यहाँ तक हो गया। तो एडीएच की एक चीज तो हमने यहाँ पे देख ली। अच्छा, दूसरी चीज क्या कहते हैं, एडीएच बॉडी में कब कब ज़्यादा रिलीज होता है? तो हमने कहा था, आपको बताया था कि एडीएच का काम क्या है, अगर हमारा कभी हमारी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी घट रही है, ठीक है, या बढ़ रही है, सॉरी, बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई। बॉडी फ्लूइड का मतलब ब्लड की ऑस्मोलैरिटी अगर बढ़ गई, तो हमने आपको पढ़ाया था, याद करिए, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी, ध्यान से देखिए, ये ब्लड है हमारा, ठीक है, और ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जनरली हमने आपको बताई थी 300 मिली ऑस्मोल होती है, ये एक जनरल है, ठीक है। लेकिन कभी हमारी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी मोर देन 300 मिली ऑस्मोल हो गई तो उस वक्त हमारा हाइपोथैलेमस एडीएच बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस के पास क्या है, एडीएच ऑस्मो रिसेप्टर्स है। चलिए इसको दूसरे मैकेनिज्म से समझ लेते हैं। देखिए क्या है, व्हेन ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड इंक्रीजेस, ठीक है, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हुई। देखिए ध्यान से देखिए, एकदम अच्छे से समझिएगा, ये हमने बना दिया हमारी ब्लड वेसल्स है, ठीक, और यहाँ की ऑस्मोलैरिटी मोर देन 300 मिली ऑस्मोल हो गई। अब यहाँ से सिग्नल जाएगा भाई हमारे किसमें, बिल्कुल सही, एक बार इस मैकेनिज्म को देख लीजिए आप, ठीक, यहाँ से सिग्नल जाएगा हमारे हाइपोथैलेमस को। अब देखिए मैं हाइपोथैलेमस थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ, मान लीजिए ये हाइपोथैलेमस है, बस समझने की कोशिश करिए, दिस इज द हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस कैसे पता चलेगा ये हाइपोथैलेमस है, इसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड लटका दीजिए, बस पता चल गया कि ये हाइपोथैलेमस है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। और अब ये हाइपोथैलेमस के पास क्या होते हैं ना, एकदम अच्छे से समझना है, ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑस्मो रिसेप्टर।
और ये ऑस्मो रिसेप्टर के पास सिग्नल जाएगा कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ी हुई है। ये क्या है? ऑस्मो रिसेप्टर। देखिए यहाँ पे, देखिए ये मैंने आपको किडनी में पढ़ाया हुआ है, ऑस्मो रिसेप्टर्स। ऑस्मो रिसेप्टर ने कहा अच्छा भाई ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ी है, रुको क्या करते हैं, तो ये तुरंत से कहेगा किसको? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई को। किसको? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई को कहेगा अब तुम्हें क्या बनाना है? एडीएच बनाना है। तो ये ऑस्मो रिसेप्टर किसको स्टिमुलेट किया? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई को। और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ने क्या बनाया? एडीएच बना दिया। और ये एडीएच आ गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। किसमें? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या किया? रिलीज किया एडीएच को। किसको रिलीज किया? एडीएच को रिलीज कर दिया, है ना। और एडीएच आया, और एडीएच आया किस पे फंक्शन किया? एडीएच के रिसेप्टर कहाँ है जल्दी बताइए। इधर बना दूं, उल्टा बना दूं, नेफ्रॉन उल्टा बना दूं, अरे यार कोई बात नहीं, एक मिनट मैं चाहती हूँ ना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। तो ये है ब्लड, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी बढ़ी हुई है? 300 मिली ऑस्मोल से बढ़ गई। ये सिग्नल गया किसको? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस के पास ऑस्मो रिसेप्टर है। ऑस्मो रिसेप्टर किसको सिग्नल देगा? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई को। इसने किसको स्टिमुलेट किया? एडीएच को, मतलब इसने प्रोड्यूस किया एडीएच। एडीएच को भेज दिया पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया? एडीएच रिलीज किया, ठीक है। अब इस एडीएच का टारगेट कौन है? इस एडीएच तो रिलीज हो चुका है बॉडी में, है ना, लेकिन एडीएच रिलीज हुआ है तो इसके रिसेप्टर ये कहाँ पे बाइंड करेगा? जहाँ पे इसके रिसेप्टर होंगे। और आपको पता है इसके रिसेप्टर कहाँ है? हाँ बिल्कुल, इसके रिसेप्टर है डीसीटी ऑनवर्ड। तो इसके ऊपर प्रेजेंट है एडीएच का रिसेप्टर। आया एडीएच यहाँ पे बाइंड कर गया, मैं बस डीसीटी दिखा रही हूँ। और इसने जब इसने इससे बाइंड किया तो ये वाटर को यहाँ पे भेजना शुरू कर दिया। एक्चुअली बहुत सारे चैनल होते हैं, एक्वापोरिन्स होते हैं, तो यहाँ से वाटर निकल के यहाँ आना शुरू हुआ। जब वाटर यहाँ से यहाँ आना शुरू हुआ तो बताइए ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कम होने लगेगी ना। वाटर जा रहा है भाई वहाँ पे, तो वाटर जा रहा है तब ब्लड की ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी? नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो एडीएच इस तरीके से हमारी बॉडी में ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं दूसरी चीज क्या है। चलिए ठीक, दूसरी चीज ये देखते हैं। हाँ, आते हैं नेक्स्ट। वैसो, इसको ऑल्सो कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन। इसको हम क्यों क्या कहते हैं? वैसोप्रेसिन, ठीक, वैसोप्रेसिन। अब वैसोप्रेसिन का मतलब क्या है? इट इज अ वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। प्रेस का मतलब कॉन्स्ट्रिक्टर। ये ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। बात समझ में आ रही है? ब्लड वेसल का क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जैसे सपोज करिए कि एडीएच कब रिलीज हुआ, यहाँ पे देखिए एडीएच कब रिलीज हुआ भाई? जब हमारे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ी। तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कब बढ़ी? ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कब बढ़ी होगी? जब हमारी बॉडी में क्या हो चुका होगा? हम कह सकते हैं कि डिहाइड्रेशन वगैरह वाली प्रोसेस हुई, तो वाटर का लॉस काफ़ी ज़्यादा हो चुका होगा। अगर हमारी बॉडी से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा चला गया है तो वाटर कहाँ से निकला है? ब्लड से ही तो निकला है ना। अगर वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है तो हमारी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, और ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है तो उस वक्त हमारा हाइपोथैलेमस एडीएच रिलीज करवाता है। और उस केस में एक और चीज़ होता है कि जब देखिए ब्लड से वाटर निकल जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी तो कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? ब्लड प्रेशर। भाई ब्लड में वाटर भी तो है ना, और वाटर एक्सेस वाटर निकल गया है तो ब्लड प्रेशर तो कम हो जाएगा। और जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो हमें तो जिंदा तो रहना है, हाइपोथैलेमस तो हमें बचाने की कोशिश करेगा ही। तो वो क्या करेगा?
एडीएच को रिलीज करवाएगा और एडीएच क्या करेगा, ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन करेगा और ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको हम वैसोप्रेसिन कहते हैं। अब देखिए और चीजें मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखते जाइएगा। एडीएच कुछ देखिए, एडीएच इज सप्रेस्ड बाय, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एडीएच को सप्रेस करते हैं। कौन कौन? सप्रेस्ड बाय, देख लेते हैं, डाईयूरेटिक फैक्टर, डाईयूरेटिक फैक्टर, इसके अलावा अल्कोहल। पहले मैं देख लूं ये डाईयूरेटिक फैक्टर क्या होता है। देखिए डाईयूरेटिक फैक्टर्स कौन कौन होते हैं? टी, कॉफी, कोल्ड, एंड इसके अलावा अल्कोहल, ठीक, इतनी चीज समझिए। डाईयूरेटिक फैक्टर का मतलब जो डाईयूरेसिस करवाए, डाईयूरेसिस का मतलब बार बार यूरिन जाना, डाइल्यूट यूरिन होना। आपने ये चीज एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर हम चाय ज़्यादा पीते हैं तो हमको यूरिनेशन, बहुत फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है। कॉफ़ी ज़्यादा पीने वाले लोगों को भी फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है। ठंडियों में कोल्ड, कोल्ड एक डाईयूरेटिक फैक्टर है। कोल्ड ठंडियों में, क्योंकि कोल्ड जो है ना, कोल्ड वो इसको हाइपोथैलेमस को अफेक्ट करता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस में थर्मो रेगुलेटर सेंटर है ना, थर्मोस्टैट कहते हैं ना हाइपोथैलेमस को। तो कोल्ड हमारे हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करता है, वो एडीएच नहीं प्रोड्यूस कर पाता, ठीक है ना। जब लो टेम्परेचर हो जाता है तो वो डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट पड़ता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई पे और एडीएच का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। और एडीएच का प्रोडक्शन जब नहीं होगा तो हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वाटर रिएब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो वाटर रिएब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वाटर यूरिन में जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो कोल्ड है, टी है, कॉफी है, ये डाईयूरेसिस फैक्टर है। डाईयूरेटिक फैक्टर का मतलब जो डाइल्यूट यूरिन को प्रमोट करें। इसके अलावा अल्कोहल, अल्कोहल की तो कहानी ही अलग है। अल्कोहल पीने वाले, हमने क्या कहा था, उनका इम्पैक्ट तो सेरिबेलम पे तो पड़ता ही है। सेरिबेलम मैंने आपको बताया था, लेकिन सेरिबेलम के साथ साथ हमने कहा था कि अल्कोहल लेने के बाद जुबान लड़खड़ाती है, कदम लड़खड़ाते हैं। इसका मतलब क्यों है कदम लड़खड़ाने का? मतलब हमने कहा था कि हमारा सेरिबेलम क्या करता है, हमारा सेरिबेलम पूरा का पूरा जो हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, साथ ही साथ हमारे मस्कुलर टोन को भी मेंटेन करता है। तो इस तरीके से अगर अल्कोहल का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे सेरिबेलम पे पड़ता है, ठीक। और भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगी जब मैं ड्रग्स पढ़ाऊंगी तो। इसके अलावा अल्कोहल भी एक एडीएच का सप्रेसर है, ठीक है, एडीएच को इनहिबिट कर देता है। और आपने देखा होगा जो ड्रिंकर्स होते हैं, वो जो मतलब अल्कोहल लेने वाले पर्सन होते हैं, उनको भी फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, वो बहुत मतलब बार बार यूरिन जाते हैं, है ना। तो यही चीज़, यही रीज़न है कि अल्कोहल एडीएच को इनहिबिट कर दिया और एडीएच का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो एडीएच का प्रोडक्शन कम होने की वजह से बॉडी में वाटर का रिटेंशन नहीं हो पाता और फिर फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होने लगता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये हो गया पूरा। इसको हम क्यों वैसोप्रेसिन कहते हैं, क्यों इसको एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कहते हैं, और इसकी कमी से होने वाला डिसऑर्डर क्या है, इसीलिए इसको हम और क्या कहते हैं, एडीएच को देख लिए। एडीएच को हम ऑल्सो कॉल्ड एज, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ऑल्सो कॉल्ड एज, और करके लिख दूं यहाँ पे, वाटर रिटेंशन हार्मोन, वाटर रिटेंशन हार्मोन। ओके, इज इट क्लियर? अरे 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 अरे, अरे। कहाँ तक चले गए हम? एक मिनट। ठीक है, अभी सही है। इसको हमने क्या कहा था, वाटर रिटेंशन हार्मोन भी कहते हैं। इज इट क्लियर? अब हो गया ये हमारा पूरा का पूरा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंप्लीट हो गया। आगे आए, बहुत सारी चीज़ें अभी मैं आगे आपको बताती चलूंगी, बस